गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि एसिड बेस इम्बैलेंस के थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो वैसे मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होता है जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स की, तो उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि एसिड बेस इम्बैलेंस के क्वेश्चन एक ना एक आपको जरूर मिलेगा। चाहे आप बीएचएसपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नॉर्सेट 7 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स मोस्टली होते हैं जो भी माई नर्सिंग एस्पिरेंट्स है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इसमें क्या है कि समझ भी नहीं आता उनको। तो आज हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस को देखेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगेगी आपको एंड वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसको स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें तीन वैल्यू पता होनी चाहिए। तीन जो कॉम्पोनेंट्स है उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एसिड बेस इम्बैलेंस में आपने देखा होगा कि एसिडोसिस क्या होता है, एसिडोसिस क्या होता है, एल्केलोसिस क्या होता है हमारा, ठीक है, ये मेटाबॉलिक क्या होता है और ये रेस्पिरेटरी क्या होता है, ठीक है। ये चारों चीजों का टर्म्स आपने देखी होगी। तो इन चारों टर्म्स को समझने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकी रेंज क्या होती है। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हमारा पीएच की वैल्यू क्या होती है। पीएच की नॉर्मल रेंज आपको पता होगी, तो आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पता वैल्यू होनी चाहिए, है ना। बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू पता होनी चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें इन चार कंपोनेंट्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएच की वैल्यू क्या होती है। पीएच की वैल्यू जो होती है हमारी 7.35 से लेके 7.45 होती है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 35 से 45 होता है। इसकी जो पीछे की जो 35 से 45 है ना, ये हमारी क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बाइकार्बोनेट आयंस की वैल्यू जो होती है हमारी 22 से 28 तक होती है, ठीक है। और इसके बाद हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा होता है जैसे 90 से 100 के बीच में होता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन चारों वैल्यू की रीडिंग्स आपको पता होनी चाहिए। जब इनमें ऊपर नीचे होता है जिसे हम एबीजी बोलते हैं, एसिड बेस इंबैलेंस, या फिर एबीजी बोलते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस के क्वेश्चंस भी इसी से बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चारों वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पीएच की वैल्यू होती है 7.35 से 45। जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे पता है कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लियर करवाना है एज ए माई नर्सिंग कॉन्सेप्ट चैनल। तो इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये चारों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर इनमें कोई भी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसे हम तब हमारा हो जाता है एसिडोसिस और या फिर एल्कलोसिस, ठीक है। तो इन चीजों में एक ट्रिक याद रखनी है। एक तो वैल्यूज की ट्रिक, पहले आपको पीएच की वैल्यू पता होनी चाहिए, 7.35 से 7.45 होती है। फिर उसके बाद होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पीछे की वैल्यू होती है यही हमारे क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू होती है। इससे आप ध्यान में रखना। बाइकार्बोनेट आयन 22 से 28 होता है और हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 90 से 100% तक होता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले पीएच की बात करेंगे कि पीएच हमारा एसिडोसिस और अल्कलोसिस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पीएच में हमारा एसिडोसिस और अल्कलोसिस क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि अगर पीएच में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तब क्या होता है वैल्यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पीएच में अगर इंक्रीज या डिक्रीज अगर हुआ है, यानी कि पीएच में अगर हमारा 7.35 की वैल्यू से कम हो गई है या फिर 7.45 से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई या फिर डिक्रीज हो गई, जैसे मान लो हमारा पीएच का हुआ है जिसमें हमारी 7.35 से लेके 7.45 है, ठीक है। ये जो लेवल है ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। अगर पीएच की वैल्यू, पीएच ऑफ ब्लड की वैल्यू यहाँ की तरफ जाती है तो यानी कि हमारा क्या है, पीएच क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारी 7.45 के आगे तक जाती है, इसकी रीडिंग्स यानी कि 7.50 हो गया, 7.60 हो गया, 7.77 हो गया, अगर ये रेंज में से कुछ आती है या इससे बड़ी भी रेंज आती है तब हमारा क्या होता है, पीएच इंक्रीज होता है। अब जैसा कि हमें पता है कि जैसे पीएच अगर हमारा कम हो रहा है, पीएच हमारा कम हो रहा है यानी कि 7 के नीचे जा रहा है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एसिडिक कंडीशन, ठीक है। ये हमारी होगी एसिडिक कंडीशन। अगर हमारा पीएच 7.3 के नीचे जाएगा तो दिस विल बी द एसिडिक कंडीशन, और अगर हमारा पीएच 7.45 से अबव जाएगा तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ एल्कलाइन नेचर, ठीक है, अल्कलाइन नेचर।
तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्कलॉसिस, इसे हम क्या देते हैं एल्कलॉसिस। और अगर एसिडिक कंडीशन हो रही है तो इसे हम क्या देते हैं एसिडोसिस। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। जैसे हमें पता है कि ये नॉर्मल पीएच की रेंज होती है, अगर ब्लड पीएच ऑफ द ब्लड इसके बीच में है तो दिस विल बी द कॉमन, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द ब्लड। अगर हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से, दोबारा मैं बता रही हूँ 7.35 से 7 से कम हो जाता है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एसिडिक कंडीशन, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एसिडोसिस बोलते हैं। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट एसिडोसिस यानी कि एसिडिक कंटेंट ऑफ द पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है, अब हमारा 7.45 है, 7.45 से बढ़ गई 7.55 हो गई, 7.65 हो गई, 7.67, 7.50, 7. अगर इससे एक पॉइंट भी बढ़ गया 7.46 भी हो गई तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ एल्कलाइन इन नेचर, और जब भी एल्कलाइन नेचर होती है तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ एल्कलोसिस। ठीक है, अब मैंने बताया कॉन्सेप्ट बताया कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस क्या होता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी की क्या कंडीशन होती है। तो ये जब समझ में आया तो हम कंटिन्यू करते हैं मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम कनेक्ट करेंगे इन चीजों को। हमने पढ़ लिया कि एसिडोसिस क्या होता है, हमने पढ़ लिया एल्कलोसिस क्या होता है। अगर पीएच की वैल्यू 7.35 से कम होती है, डिक्रीजेस, तब हमारा क्या होगा एसिडोसिस कंडीशन होगी। और अगर हमारी पीएच की वैल्यू 7.45 से बढ़ती है तब हमारी क्या होगी एल्कलोसिस कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में मेटाबॉलिक भी लिखा रहता है और हमारा रेस्पिरेटरी भी लिखा रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिक की। तो हमने ये बात करी थी, जैसे मैं लिख देती हूँ पीएच की वैल्यू जो होती है नॉर्मल रेंज 7.35 से 7.45 होती है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू जो होती है हमारी 35 से 45 होती है। ठीक है, और अगर हमारी बाइकार्बोनेट की बात करें तो हमारी 22 से 28 तक होती है। अब तीनों वैल्यू को याद रखना है बस आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक की। अब मेटाबॉलिक कब होगा, मेटाबॉलिक जब भी होगा तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ रेनल कंडीशन, यानी कि रेनल प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। ठीक है, रेनल प्रॉब्लम होगी, और इसमें हम मेटाबॉलिक में बाइकार्बोनेट आयन का बाइकार्बोनेट को चेक करेंगे, बाइकार्बोनेट आयंस की रेंज चेक करेंगे। जैसे रेंज क्या होती है हमें पता है 22 से 28 होती है। ठीक है, अगर हमारी इसमें रेंज में इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे मेटाबॉलिक कंडीशन, मेटाबॉलिक कंडीशन। ठीक है, अगर इसमें इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा तो ये दोनों कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि दिस विल बी द मेटाबॉलिक कंडीशन। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया मेटाबॉलिक कंडीशन पढ़ लिया। जैसे अगर हम बोल रखे बाइकार्बोनेट की लेवल हमारा 20 है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारी रेंज हमारी क्या है 22 से 28 है। अगर 22 से कम हुआ है तो दिस विल बी द मेटाबॉलिक। ठीक है, और अगर हमारी बाइकार्बोनेट की वैल्यू 28 से ऊपर है, यानी कि 28 है, 29 है, 30 है, 45 है, कुछ भी है, तो दिस विल बी ऑल्सो द मेटाबॉलिक कंडीशन। ठीक है, मेटाबॉलिक से ध्यान में रखना, बस इसको ध्यान रखना कि HCO3 लेवल को हम चेक करेंगे। मेटाबॉलिक की जब रेनल प्रॉब्लम होगी और मेटाबॉलिक जो होगी हमारी बाइकार्बोनेट लेवल को चेक करेंगे इसका। ये हो गया हमारी मेटाबॉलिक का पार्ट। ठीक है, अब आती है कंडीशन रेस्पिरेटरी की। अब की मेटाबॉलिक पता चल गया हमें HCO3 नेगेटिव आयन में अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तब हमारी क्या होगी मेटाबॉलिक कंडीशन होगी। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी की। तो रेस्पिरेटरी में क्या होता है हमारा, अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो रेस्पिरेटरी में क्या होगा हमारा, एक तो हमारी लंग्स प्रॉब्लम होगी, लंग्स प्रॉब्लम। ठीक है, लंग्स प्रॉब्लम होगी, और हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है हमारी 35 से 45, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारा पार्शियल प्रेशर अगर इसमें हमारी इंक्रीज, इसमें या तो हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तब हमारी रेस्पिरेटरी, मतलब ये पता चल रहा है कि रेस्पिरेटरी का मतलब पता चल रहा है कि लंग्स प्रॉब्लम है। ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट, बस मेटाबॉलिक का ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट आयन को कंसीडर करना है। अब हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो रेस्पिरेटरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। रेस्पिरेटरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा या तो इंक्रीज होगा या इसमें डिक्रीज अगर हो रहा है तब कंडीशन क्या हो जाती है, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करना है।
अगर इसमें कुछ भी हेरफेर होती है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, अब हम इनको ना जोड़ जोड़ के देखते हैं, जैसे कंसेप्ट कॉन्सेप्ट को मिलाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन पूछा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस कंडीशन में होगा, कोई ऐसे वैल्यू दे देते हैं, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में दे देते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। हमने पढ़ लिया मेटाबॉलिक, पढ़ लिया रेस्पिरेटरी में हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, एसिडोसिस पर चल गया हमने, एल्कलोसिस पढ़ लिया, मेटाबॉलिक पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी, अलग अलग टर्म्स को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इनको जोड़ जोड़ के पढ़ने की। जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी वाली कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या होता है। अब हम बात करें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, और हम बात करें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखो हमें इस बारे समझना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है जैसे मेटाबॉलिक वाली कंडीशन, मेटाबॉलिक से ध्यान स्ट्राइक करना है हमें कि अगर मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिक दोनों में, तो मेटाबॉलिक अगर दोनों कंडीशन में है तो इसमें हमें क्या देखना है, बाइकार्बोनेट आयन देखना है, HCO3 नेगेटिव देखना है। इसकी वैल्यू में अगर हमारा एल्कलोसिस, एसिडोसिस ये अगर आ जाती है, यानी कि हमें क्या देखना है इसमें, पीएच की वैल्यू। ठीक है, पीएच की वैल्यू इन दोनों को अगर है तो पीएच की वैल्यू होगी, और अगर हमारी मेटाबॉलिक कंडीशन है तो बाइकार्बोनेट लेवल। ठीक है, अगर हमारी एसिडोसिस कंडीशन है तो हमारा पीएच क्या होगा, हमारा पीएच कम हो जाएगा, और हमारी अल्कलोसिस कंडीशन है तो हमारा पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे समझते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हमारा अगर हमें बोल रखा है कि पीएच की वैल्यू हमारी है 7.53 और HCO3 नेगेटिव आयन हमारा है 30। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि ये जो है 7.53, हमें पता है रेंज क्या है, 7.35 से 4.5 होती है। अगर हमारी 7.53 आ गई यानी कि 4.5 से बढ़ गई है तो दिस विल बी अल्कलोसिस। ठीक है, और अगर हमारी बाइकार्बोनेट में बाइकार्बोनेट लेवल कितना होता है, 22 से 28, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो ये क्या कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक। ठीक है, तो क्या पूरी कंडीशन क्या होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब नाम बस हमें ना वर्ड पर लाना है, जो भी हम स्टेटमेंट देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अब हमें जैसे एसिडोसिस, सबसे पहले एसिडोसिस और अल्कलोसिस पे ध्यान देना है, यानी कि सबसे पहले हमें पीएच पे कंसंट्रेट करना है, फिर उसके बाद हमें अगर मेटाबॉलिक दे रखा है या रेस्पिरेटरी दे रहा है तब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हमें क्या देना है, बाइकार्बोनेट लेवल के रेंज को देखना है। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक है और एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस सबसे पहले एसिडोसिस में देखें, एसिडोसिस में पीएच की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। पीएच की वैल्यू जैसे मान लेते हैं, पीएच की वैल्यू जैसे 7.25 है, और HCO3 नेगेटिव की वैल्यू हमारी है 7. HCO3 नेगेटिव की वैल्यू है हमारी 20 है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में देखो, एक तो बाइकार्बोनेट तो चेंजेस आ रहे हैं, तो यानी कि मेटाबॉलिक कंडीशन है। एसिडोसिस कंडीशन, पीएच की वैल्यू भी कम हो रही है, तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फोकस करेंगे कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस क्या है। ठीक है, अल्कलोसिस और एसिडोसिस है हो रहा है, यानी कि पीएच को वैल्यू को देखेंगे, और अगर पीएच की वैल्यू है तो पीएच की वैल्यू में एसिडोसिस अगर कंडीशन होगी तो मैं जैसे मैंने बताया था, एसिडोसिस कंडीशन पीएच हमारा कम हो जाएगा, 7.35 से कम हो जाएगा। जैसे इसकी रेंज हमारी ये मिलेगी 7.27 होगी या 7.21 होगी, 23, इस रेंज में अगर होगा तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ एसिडोसिस कंडीशन। और अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को चेक करेंगे, अगर मेटाबॉलिक कंडीशन है तो हम बाइकार्बोनेट को चेक करेंगे, अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को चेक करेंगे, इसमें या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। और अगर हमारी क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन है, एल्कलोसिस में देख लेंगे हम कि पीएच की वैल्यू हमारी 7.45 से बढ़ेगी, 7.45 से बढ़ेगी तो यानी कि हमारी क्या होगी, 7.46 भी होगी तो भी वो हमारी एल्कलोसिस कंडीशन है। ठीक है, और अगर हमारी क्या है 4.6 है, 7.45 है, 4.7 है, 7.55 है, तब भी कंडीशन हमारी क्या होगी, एल्कलोसिस कंडीशन होगी। अगर हमारा क्या है रेस्पिरेटरी, फिर रेस्पिरेटरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को देख लेंगे, उसकी रेंज हमारी बड़ी की होगी, तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस कंडीशन। जैसे मैंने बता दिया आपको, एसिडोसिस बता दिया, एल्कलोसिस बता दिया। एसिडोसिस अगर होगा 7.35 से कम रेंज होगी तो हमारा क्या होगा, एसिडोसिस कंडीशन होगी। अगर एल्कलोसिस होगा तो पीएच की वैल्यू 7.4 से हमारी बढ़ जाएगी, तो हमारी एल्कलोसिस कंडीशन होगी। और अगर मेटाबॉलिक कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट लेवल को चेक करेंगे, और अगर हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो हम क्या चेक करेंगे, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को देखेंगे, इसमें रेंज हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन, मान लो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, एमसीक्यू चेक करते हैं कि ऐसे ऐसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मान लो हमें पीएच की वैल्यू दे रखी है हमारी 7.32 और हमें दे रखा है बाइकार्बोनेट लेवल 21 दे रखा है और हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो दे रखा है 7.35 दे रखा है। ठीक है, अब हमें ये कंडीशन दे रखी है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, ये हमारा 96 है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें ऑप्शन में दे रखा है क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, बी ऑप्शन है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सी हमारा है रेस्पिरेटरी है और डी हमारा एसिडोसिस है और डी हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। ये कंडीशन दे रखी है, ये क्वेश्चन है। मान लो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है, तो हमें क्वेश्चन को सबसे पहले हमें देखना है पीएच की वैल्यू, ये इसे देखना है सबसे पहले पीएच की वैल्यू क्या है। पीएच की वैल्यू हमें पता है कि 7.35 से 4.5 होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई तो हमारा क्या होगा, एसिडोसिस, इससे बढ़ी तो एल्कलोसिस होगा। अब 7.35 से क्या है, कम है, तो यानी कंडीशन क्या है, एसिडोसिस। 7 जैसे मान लो मैंने लिख लिया साइड में, पीएच की वैल्यू 7.35 है, ये क्या है, पीएच की वैल्यू कम है, तो क्या होगा कंडीशन, एसिडोसिस। अब एसिडोसिस तो चल गया, एसिडोसिस है। अब उसमें हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की रेंज होती है 22 से 28। अगर इससे कम होगी या ज़्यादा होगी तो हमारा मेटाबॉलिक कंडीशन होगी। अब इससे कम है, कम हो रही है, यानी कि क्या है, मेटाबॉलिक है। और भी चीज़ें देख लेंगे, SiO3 नेगेटिव क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। बाद में CO2 भी देख लेंगे ताकि हमें पूरा क्लियरिफाई और कंफर्म हो जाए कि क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इसकी वैल्यू क्या है, CO2 वैल्यू 35 होगी। CO2 की वैल्यू 35 दे रखी है, यानी कि CO2 की रेंज क्या होती है हमारी 35 से 45 होती है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 35, यानी कि नॉर्मल है, 35 है, नॉर्मल रेंज है, तो यानी कि रेस्पिरेटरी कंडीशन नहीं होगी, रेस्पिरेटरी तो नहीं होगी, मेटाबॉलिक है। अब हमें आंसर में दिख रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो कंडीशन क्या होगी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सेकंड, अब हमें दे रखा है पीएच की वैल्यू 7.51 दे रखी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू हमें दे रखी है 36 है और हमें दे रखी है SiO3 नेगेटिव की वैल्यू हमें दे रखी है 30 है और हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें दे रखा है 96 है। ठीक है, अब हमें देखना है, अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले पीएच पे फोकस करेंगे। क्या होगा, पीएच क्या है, पीएच हमारा हमें पता है रेंज क्या है, 3.45 होती है और अगर बढ़ेगी तो दिस विल बी कंडीशन ऑफ एल्कलोसिस, कम होगी तो एसिडोसिस। ये क्या है, 3.45 से बढ़ी हुई है तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ एल्कलोसिस। ठीक है, और जैसे मान लो ये है, पूरा क्लियरिफाई करती हूँ, 7.35 से 7.45 है, 45 के बाद 46, 47, ऐसे तो बढ़ते हैं ना लेवल, तो 7.5 में कहीं जाता है, यानी कि इससे इंक्रीज हुई है, तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ एल्कलोसिस कंडीशन। और अगर हमारे पार्शियल प्रेशर, अब हम देखिए CO2 की वैल्यू, CO2 की वैल्यू क्या है, 35 से 45 होती है। अगर इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो रेस्पिरेटरी कंडीशन होगी। इसमें क्या है, 36 है, 36 का मतलब दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, तो रेस्पिरेटरी तो नहीं होगा। बाइकार्बोनेट को देखेंगे, 22 से 28 है, इसकी क्या है, 30 है, 30 का मतलब 28 से ज़्यादा। हमें पता है कि हमें SiO3 नेगेटिव क्या होता है, 22 से 28 होता है। अगर इससे बढ़ेगी या घटेगी दिस विल बी द कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन होगी, आंसर विल बी द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर हमें पीएच की वैल्यू हमारी 7.56 है और SiO3 नेगेटिव की वैल्यू हमें दे रखी है 26 है और CO2 की वैल्यू जो हमें दे रखी है 28 है। ठीक है, CO और ऑक्सीजन की वैल्यू तो हमें पता रहती है ना, वो तो नॉर्मल है वो। ठीक है, अब हम बात करें, पहले भाई पीएच देखेंगे, पीएच क्या है, बढ़ा हुआ है, 7.45 से बढ़ा हुआ है, तो दिस विल द कंडीशन एल्कलोसिस। बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या होती है, 22 से 28 होती है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल में मेटाबॉलिक नहीं होगा।
जब इंक्रीज या डिक्रीज होगा मेटाबॉलिक नहीं होगा। अब CO2 की वैल्यू क्या है हमारी 35 से 45 होती है, ये क्या है कम है, तो देन दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी। ठीक है, अब यानी कि क्या होगा रेस्पिरेटरी होगा और एल्कलोसिस कंडीशन होगी। अब एक क्वेश्चन फोर्थ है, ठीक है, जैसे पीएच की वैल्यू हमारी क्या है 7.28 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू है हमारी 39 है। ये है हमारी 26 है। SCO3 नेगेटिव की वैल्यू हमारी 23 है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू हमारी 96 है। तो हम अब इसमें देखेंगे भाई पीएच की वैल्यू देखेंगे कि पीएच की वैल्यू क्या है। पीएच की वैल्यू हमारी क्या है 7.35 से कम है, तो दिस विल बी द एसिडोसिस कंडीशन। और CO2 की वैल्यू देखेंगे, अब पार्शियल CO2 की वैल्यू हमारी 35 से 45 होती है, ये 35 से कम है, तो यानी कि ये क्या है रेस्पिरेटरी कंडीशन। ठीक है, अब HCO3 वैल्यू को देखेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है 22 से 28। पहले रेंज लिख लिया करो, रेंज लिखोगे से पता चल जाएगा, आपको रेंज भी पता होगी और आपके क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व वहीं पे लिख लो, जहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है वहीं पे लिख लो। अब इसमें 22 से 28 यानी कि 23 है, नॉर्मल रेंज है ये तो, और नॉर्मल है तो मेटाबॉलिक कुछ भी नहीं होगा, इसमें ये भी नॉर्मल है, तो कंडीशन क्या होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करें हमने। अब इसे कंडीशन देखेंगे, किन किन की कंडीशन में डिफरेंट कंडीशंस होती है, जिसमें हमें पता लगाना होता है कि वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक है, एल्कलोसिस है, एसिडोसिस है। अब हम नॉर्थ 7 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ना थोड़े लॉजिक क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो DSSB वाले एग्जाम में आएंगे, DSSB में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रखे होंगे, डायरेक्ट आपको निकालना होगा। लेकिन जो नॉर्थ सेट है ना, नॉर्थ सेट की थोड़ा अलग थिंकिंग लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर नॉर्थ सेट 7 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो नॉर्थ सेट 7 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ना कंडीशन दे देते हैं कि जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसे, मैं क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे अगर कोई पेशेंट का एनजी सक्शन हो रहा है, एनजी सक्शन हो रहा है, ठीक है, विद द लो प्रेशर में, तो उस वाली कंडीशन लो प्रेशर से एनजी सक्शन कर रहे हैं, तो ये कंडीशन कौन सी होगी, ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन होगी, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, अगर एनजी सक्शन है, अब आपको ध्यान लगाना है काम, अब आपको लॉजिकली सोचना है, लॉजिक सोचना है कि जैसे अगर हम एनजी सक्शन कर रहे हैं, हमें पता है एनजी सक्शन का मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रखी है और उससे क्या कर रहे हैं सक्शन कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, हमारी जो एनजी ट्यूब कहाँ तक होती है, स्टमक के अंदर होती है, स्टमक के अंदर तक जाती है। अब वो स्टमक से गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट कर रहे हैं, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट किया जा रहा है तो यानी कि गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकाला जा रहा है, और जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो हमारा क्या होता है एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या एसिडिक नेचर है। अगर ये एसिडिक नेचर है, ठीक है, तो एसिडिक नेचर हम बाहर निकाल रहे हैं, एसिडिक कंटेंट बाहर निकाल रहे हैं, तो बच्चा क्या रहेगा अल्कलाइन नेचर हो रह गया। अब जो अल्कलाइन नेचर है तो यानी कि अब कंडीशन क्या है, अगर जीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो मेटाबॉलिक होगा। ठीक है, तो फिर हमारी क्या एसिडिक कंटेंट, तो पेशेंट को क्या होने के चांसेस होंगे, एसिडिक कंटेंट कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर एसिडिक कंटेंट बाहर निकाल रहे हैं तो दिस विल बी द कंडीशन, चांसेस क्या होंगे एल्कलोसिस होने के चांसेस होंगे। क्यों, क्योंकि एसिड कंटेंट तो बाहर निकाल दिया, अब बचा क्या अल्कलाइन नेचर ही बचेगा, अल्कलाइन यानी कि पोटेशियम वगैरह जो आयंस होंगे वो बचेंगे, बाइकार्बोनेट आयंस को बाहर निकाला जाएगा, तो इसमें हमारी कंडीशन होगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, ये कंडीशन होगी अगर एंटी सक्शन कर रहे हैं, एंटी सक्शन कर रहे हैं, या फिर कंडीशन है एंटी सक्शन कर रहे हैं, या फिर गैस्ट्रिक गवाज कर रहे हैं, गैस्ट्रिक लवाज में तो वही होता है गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर निकाल रहे हैं, एसिडिक कंटेंट बाहर निकाल रहे हैं, एसिडिक कंटेंट बाहर निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन। तो ऑप्शन ये होगा। सबसे पहले हमने कंडीशन एक बता दी मैंने, जो कंडीशन फर्स्ट है हमारी वो अगर है हमारी एनजी सक्शन कर रहे हैं, एनजी सक्शन है, या फिर लवाज गैस्ट्रिक लवाज कंडीशन है, या फिर हमारी गैस्ट्रिक लवाज अगर हो रही है, तो दिस विल बी कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, अब कंडीशन 2 है हमारी, अगर पेशेंट को
स्टार्वेशन होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा, या डायरिया कंडीशन होगी, या शॉक वाली कंडीशन होगी। इन चारों कंडीशन में स्टार्वेशन, पहले हम बात करते हैं स्टार्वेशन की। भूख अगर हम फास्टिंग पे चल रहे हैं, ठीक है, फास्टिंग पे हमारी कीटोन बॉडीज बनेगी। कीटोन बॉडीज अगर बनती हैं, अगर लॉन्ग टाइम फास्टिंग पे चल रहे हैं, कीटोन बॉडीज बनेगी, यानी कि हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा हमारा क्या होगा, एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा स्टमक में, एसिडिक कंटेंट हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, एसिडिक कंटेंट इंक्रीज होगा। अगर ये एसिडिक कंटेंट इंक्रीज होगा तो यह क्या होगी, एसिडोसिस कंडीशन होगी, ठीक है। और अगर हमारे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, कीटोन बॉडीज, बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होगी, ये क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है, एसिडिक इन नेचर। और अगर ये एसिडिक होगी तो ये क्या होगा, हमारा एसिडोसिस होगी, ठीक है। डायरिया, डायरिया में पता है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर हमारे यहाँ से डायरिया मतलब पास हो रहा है, यानी कि बार बार स्टूल पास हो रहा है, ठीक है, बार बार हमें वो स्टूल पास करना पड़ रहा है, या फिर स्टूल्स पास हो रहे हैं बार बार, तो डायरिया कंडीशन में हमारे क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का रिड्यूस होता है, अल्कलाइन नेचर बाहर निकलता है। तो क्या कंटेंट क्या इंक्रीज होगा, एसिडिक कंटेंट हमारा इंक्रीज होगा। और एसिडिक कंटेंट अगर हमारा इंक्रीज होगा तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ एसिडोसिस। समझ रहे हो, अगर डायरिया होगा, डायरिया हमारा अल्कलाइन, डायरिया जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो हमारा अल्कलाइन नेचर होता है। और गैस्ट्रिक कंटेंट का जो नेचर होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे मैं स्टार्टिंग से समझाती हूँ, जो हमारा स्टमक का कंटेंट होता है वो हमारा पीएच हमारा एसिडिक होता है। लेकिन अगर हमारा क्या है, इंटेस्टाइन कंडीशन है, उसका पीएच होता है हमारा अल्कलाइन नेचर होता है। अब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, अब वहीं से क्या होता है, हमारे ब्लू स्टूल पास होते हैं। अब पास हो रहे हैं, वहां से क्या होता है, अल्कलाइन नेचर बाहर निकल रहा है, तो क्या चीज बढ़ेगी, हमारी एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा। स्टमक एसिडिक कंटेंट बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ से अल्कलाइन नेचर बाहर निकल जा रहा है, तो अल्कलाइन नेचर बाहर, तो एसिडिक कंटेंट हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। इन कंडीशंस में अगर होगा तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, स्टार्वेशन, डायरिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायरिया, इन सभी में हमारी क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एनजी सक्शन है, गैस्ट्रिक लवाज है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन होगी। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे कैसे क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है। और ये है कंडीशन हमने फर्स्ट बताई, हमने एनजी सक्शन या गैस्ट्रिक लवाज, इसमें हमारी क्या होती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और सेकंड कंडीशन होती है हमारी, अगर हमारा डायरिया होगा, स्टार्वेशन होगा, और अगर हमारी वॉमिटिंग भी हो रही है ना, इसमें वॉमिटिंग, तो भी हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। वॉमिटिंग यानी गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर निकल रहा है, अल्कलाइन हो रहा है पीएच, अल्कलाइन होगा तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। स्टार्वेशन है, डायरिया है, या फिर कंडीशन क्या है हमारी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब थर्ड कंडीशन हमारी आती है, अगर पेशेंट में कोई भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर एम्फाइसीमा, सीओपीडी वाला पेशेंट है, तो इन कंडीशन में हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कैसे होगा, इसमें क्या होगा, सीओपीडी ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट है, CO2 की रिटेंशन होगी, CO2 लेवल बढ़ेगा। अगर CO2 लेवल बढ़ेगा तो एसिडिक कंटेंट इंक्रीज होगा, और एसिडिक कंटेंट इंक्रीज होगा तो अगर CO2 रिटेंशन होगी, यानी कि CO2 का लेवल बढ़ेगा, और CO2 क्या एसिडिक नेचर, तो CO2 अगर एसिडिक नेचर तो एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा, और अगर एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी। अब रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, CO2 रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, तो रेस्पिरेटरी, और CO2 के एसिडिक नेचर है, तो इनका अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। तो इन कंडीशंस को जो मैंने 3 कंडीशन बताई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट 7 के लिए, नॉर्सेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई ऐसे कंडीशन पूछ ली जाती है, इसमें क्या होगा,
आप सोचने से बेटर अपने कॉन्सेप्ट लगाना, अपना दिमाग चलाना, और ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया आपको सबसे बेसिक से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करें। हमने रेंज पढ़ी, हमने इनके बारे में डिस्कस किया, कंडीशंस के बारे में पढ़ा। तो आई होप योर माय वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को एंड तक देखना, बार बार देखना, अपने नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल होता है। और नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करोगे, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना, जिसमें भी जो भी डाउट आता है आपका वो अपने कमेंट सेक्शन में डालना। मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।